नमस्ते। वित्तदलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सदाना नाइट्रो इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं और इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सदाना नाइट्रो केम ये कंपनी केमिकल इंटरमीडिएट्स और हेवी ऑर्गेनिक केमिकल से इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके साथ में कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल और वायरलेस इक्विपमेंट है उनकी सर्विस भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और इस बिज़नेस में कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी वेरियस टाइप के जो केमिकल्स है जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, मेटा अमीनोफिनेल, मेटानिलिक एसिड, एनालाइन, ऑर्थो एमिनोफिनेल, पैरा अमीनोफिनेल, अमोनियम सल्फेट और उसके साथ ही में डाई इथिल केटो एसिड है, इन सब के जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी के पास हमें देखने को मिले। और ये जो केमिकल इंटरमीडिएट्स अभी हमने देखे उसका जो यूज़ है वो हमें मैक्सिमम सेगमेंट में देखने को मिलता है और इसी वजह से ये जो केमिकल इंटरमीडिएट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस बिज़नेस में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो केमिकल सेगमेंट से कंपनी लगभग अपना 98% का रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर जो 1% का रेवेन्यू है वो कंपनी वायरलेस नेटवर्क इक्विपमेंट और अदर कंपनी अपने बाकी के बिज़नेस से 1% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मोस्टली कंपनी का जो बिज़नेस है वो केमिकल सेगमेंट के ऊपर डिपेंड है। और केमिकल सेगमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस सेगमेंट को बहुत ही ग्रोइंग और अच्छा रिटर्न देने वाला सेगमेंट माना जाता है, जो कि इस कंपनी के लिए हमें ये प्लस पॉइंट देखने को मिला है। लेकिन अभी सिर्फ कंपनी का बिज़नेस अभी हमने देखा है, इसमें कंपनी के नंबर से वो भी हमें देखने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो कंपनी के पास प्रेजेंटली 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रायगढ़ महाराष्ट्र में है। और इसके बाद हम कंपनी का एक्सपेंशन प्लान देखेंगे तो कंपनी को PLI स्कीम के थ्रू जो पैरा अमीनोफिनेल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए यहाँ पर प्रपोज किया गया था। और इसी से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास अभी मतलब पैरा अमीनोफिनेल का जो प्लांट्स है उसकी जो लगभग टोटल कैपेसिटी वो 36,000 TPA हमें देखने को मिली है। तो प्रेजेंटली कंपनी की जो कैपेसिटी है वो हमें पैरा अमीनोफिनल प्रोजेक्ट्स में बहुत ही अच्छे देखने को मिली और कंपनी को जो अभी PLI स्कीम के थ्रू प्रपोज किया गया है उसका भी बेनिफिट हमें इस एक्सपेंशन में और होते हुए देखने को मिलेगा और उसकी जो कैपेसिटी वो हमें आने वाले दिनों में यहाँ से और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का इंटरनेशनली बिजनेस देखेंगे तो कंपनी लगभग 60% का जो रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से यहाँ पर जनरेट करती है और इस एक्सपोर्ट में मेनली हमें यूरोप, जापान, नॉर्थ और साउथ अमेरिका देखने को मिले। तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है और इसी वजह से कंपनी को अगर अपना बिज़नेस स्टेबल करना है तो ग्लोबली सिचुएशन है वो भी बहुत ही स्टेबल होने चाहिए, तभी इस कंपनी का बिज़नेस है वो आने वाले समय में और करंटली स्टेबल परफॉर्मेंस करेगा। तो ग्लोबली इम्पैक्ट भी इस कंपनी के बिज़नेस को यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा। तो ओवरऑल सदाना नाइट्रो इस कंपनी का अभी हमने बिज़नेस देखा है और ये कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम करती है जो कि एक ग्रोइंग बिज़नेस माना जाता है और साथ ही में कंपनी का इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का हमें पोर्टफोलियो देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा और इसके लिए हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का कैश फ्लोज है, इन जैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। कंपनी का अगर हम स्टॉक का PE रेशियो देखेंगे तो 785 है, तो एक बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 4.80% का है और कंपनी का ROE 1.64% का है। तो कंपनी का ROC देखेंगे तो इसके नंबर्स अभी भी बहुत ही कम है और ROC कंपनी का 1.64% है। तो ये नंबर से वो अभी हमें बहुत ही कम देखने को मिले और इसमें कंपनी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का सभी सेगमेंट का जो डाटा है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 114 करोड़ का था और उसके बाद मार्च 19 में लगभग डबल से भी ज़्यादा का बढ़कर 267 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 19 के कंपेरेटिवली कंपनी का सेल्स फिर से ड्रॉप होकर 106 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल कंपनी का सेल्स
लगभग उतना ही हमें देखने को मिला और उसमें हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इसके बाद मार्च 22 में ये फिर से थोड़ा सा बढ़कर 132 और मार्च 23 में 143 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 के कंपैरेटिवली मार्च 19 में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है जिस तरह हमें बढ़ते हुए देखने को मिली थी, उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो हमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का सेल्स सिर्फ एक साल में मार्च 19 में बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा था, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है और सेल्स के नंबर है वो हमें एक ही रेंज में देखने को मिले। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट किया है। और मार्च 18 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ का था वो लगभग हमें 3 टाइम से भी ज़्यादा का बढ़कर मार्च 19 में 120 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो बहुत ही डाउन होते हुए देखने को मिली और कंसिस्टेंट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन होकर ये मार्च 23 में सिर्फ 21 करोड़ का देखने को मिला है। तो एक साल तो मार्च 19 के बाद कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हुई और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में अच्छे हमें देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो भी हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली और मार्च 23 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 15% का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट पिछले 4 साल में डाउन हुए। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में ये 31 करोड़ का था, जो कि इसके बाद ये अगले साल बढ़कर 76 करोड़ का हुआ और इसमें हमें डबल से भी ज़्यादा की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स मार्च 19 के बाद कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिले, उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट के जो नंबर थे वो भी इसके बाद कंसिस्टेंट डाउन हुए और मार्च 23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 3 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी पिछले 4 साल में कंसिस्टेंट डाउन हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें मार्च 19 के बाद बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली और उसकी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी के जो नंबर से मार्च 19 के बाद कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से और इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में अपने परफॉर्मेंस से वो डाउन कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी के रिजर्व देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 37 करोड़ के थे और इससे पहले हमें लॉस में भी देखने को मिले थे। लेकिन मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट कंपनी ने इसमें एक अच्छी ग्रोथ की और मार्च 23 में ये 206 करोड़ के जनरेट किए। और इसके कंपैरेटिवली कंपनी का अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे तो 139 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग्स है। तो कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी का बोरोइंग्स है वो अभी भी हमें कम देखने को मिला है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। लेकिन जिस तरह कंपनी का बोरोइंग्स हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और इसी बोरोइंग्स बढ़ने की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का जो रिजर्व बढ़ रहा है वो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना बोरोइंग्स बढ़ रहा है वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें आने वाले समय में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में 16 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले साल 5 करोड़ के प्लस में रहा। इसके अगले साल ये लॉस में गया, लेकिन इसके अगले 2 साल देखेंगे तो फिर से इसके जो नंबर से वो हमें प्लस में देखने को मिले। तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसके नंबर्स कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी नेट कैश फ्लो में पिछले 5 साल से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 21 से लेकर मार्च 23 तक 100 डेज़ के ऊपर कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले और मार्च 23 में ये 150 डेज़ के ऊपर है। तो कंपनी को पिछले 3 सालों से अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो पिछले 4 सालों में मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो हमें 600 डेज़ के ऊपर देखने को मिले। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी
पिछले 4 साल से बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो इन्वेंट्री डेज और डेप्टर डेज इन दोनों में कंपनी को बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद का लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो कंपनी के प्रमोटर के पास 71.62% की हिस्सेदारी है, जो कि इसके कंपैरेटिवली मार्च 23 में 74% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास थी। तो पिछले 1 साल में कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो 2% से हमें कम होते हुए देखने को मिली। इसके बाद एफआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंट 0 है। और इसके बाद टीआईएस के पास भी इस कंपनी के हमें बहुत ही कम हिस्सेदारी 0.02% की देखने को मिली। और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें पिछले 1 साल से 2% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली। तो कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है वो पब्लिक के पास हमें जाते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी में एफआईएस की इन्वेस्टमेंट 0 है और उसके साथ ही में डीआईएस की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें कंपनी को मैक्सिमम सेगमेंट में बहुत ही इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो पिछले 3 साल से कंपनी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहे हैं। साथ ही में कंपनी के ऊपर का बोरेंस कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स को बहुत ही कम कर रहा है। और डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो दोनों भी बहुत ही हाई है, जो कि इस कंपनी के बिज़नेस के लिए ये बहुत ही ख़राब साइन है। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ज़रूर अभी हमें स्टेबल देखने को मिली, लेकिन बाकी के सेगमेंट में कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ये कंसिस्टेंट डाउन हो रहे। तो कंपनी के फंडामेंटल वीक है, कंपनी का शेयर हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज बहुत ही बढ़ रहे हैं, जो कि इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो ज़रूर कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम कर रही है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के नंबर से वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहे हैं। लेकिन कंपनी का करंट जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में आने वाले समय में एक अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं करती।